टॉपिक हुआ था लास्ट में? फ्लावरिंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, तो हमने पॉलिनेशन तक किया था। पॉलिनेशन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। यस सर। पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप किए थे। पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा था, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनेशन बताएं क्या होता है? बताएं भाई, कोई बताएं। Transfer of pollen grain from stamen to stigma. ठीक है, ठीक है, और स्पेसिफिक होके हम बोलेंगे तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा था। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ एक ही प्लांट में होगा, मतलब एक ही फ्लावर पर। हम्म और क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट चाहिए। अच्छा, सिंगल फ्लावर में सर अगर है, अगर एक ही प्लांट हो और उसके 2 फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन? देखें, सपोज ये कोई प्लांट है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका फ्लावर है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा प्लांट है, उसके कुछ फ्लावर है। तो अगर इसी फ्लावर के, यहाँ पे अगर ये सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर में आ जाते हैं, ठीक। या फिर इसी प्लांट के किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर में आ जाएं, तो ये दोनों ही केस क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट में जा रहे हैं, तो फिर ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है भाई, सेम फ्लावर में या सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर वो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और डिफरेंट फ्लावर्स में, मतलब डिफरेंट प्लांट्स में अगर हम कह रहे हैं पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर वो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कोई डाउट? बताएं भाई, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके जरा आंसर्स बताएं आप लोग। तो पहली चीज तो यही है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। बताएं भाई, और ये कौन से पार्ट्स की बात हो रही है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बताएं भाई, क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर? क्या होते हैं? गायनेशियम एंड एंड्रोसियम। उसमें बताएं, इन डिटेल बताएं। स्टेमन। स्टेमन, वही हो गई चीज, उसके पार्ट्स बताएं इन डिटेल। पिस्टिल सर, उसके बाद स्टिग्मा होता है कितने उसका। पार्ट्स होते हैं? स्टाइल और ओवरी, और स्टेमन के होते हैं एंथर और फिलामेंट। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। एंथर और फिलामेंट। ठीक, ओव्यूल इसी में आ जाएगा, ओवरी में। ठीक, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? गाइनोशियम। गाइनोशियम कह सकते हैं, या फिर कार्पेल। कार्पेल। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्टेमन। 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 ठीक,
अच्छा, एक और बात बताएं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट या स्टेमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? कार्पेल। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गुड, ओवरऑल कार्पेल। नेक्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताएं कि फ्लावर को हम कहते क्या हैं? व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर क्या है? सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और सेक्सुअल। ये किसी चीज का मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका? ओवरी। ओवरी का? और बताएं, ओवरी का? बताएं भाई। देखिए, ओवरी का कह सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड सीड है, ठीक है। तो ओवरी जो है, ओवरी कह सकते हैं हम, बट सीड है ये बेसिकली, ठीक है। तो ओव्यूल कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक, क्योंकि तो वो सीड फ्यूचर का सीड। फॉर्मेशन तो पॉलिनेशन के बाद में होता है। हाँ, फ्लावर बेसिकली क्या आपका मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताएं, एक क्वेश्चन ये बताएं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, उसमें कितने मेल गैमेट्स होते हैं? टू। सर टू। 2 मेल गैमेट्स को, ठीक, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अनदर क्वेश्चन आपका ये है, पॉलन ग्रेन्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? एंथर। 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 एंथर में। एम्ब्रियो सैक के बारे में बताएं, एम्ब्रियो सैक के बारे में बताएं। एम्ब्रियो सैक में दो कौन से मेन सेल्स होते हैं? सेंट्रल सेल एंड एक्सेल। गुड, वेरी गुड। सेंट्रल सेल एंड एक्सेल। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल कितने न्यूक्लियस का होता है? दो। 2। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज टू न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाइड, ठीक। अगर हम पूरे ठीक है, एम्ब्रियो सैक की अगर हम पूरे ओव्यूल की अगर हम बात करें, पूरे ओव्यूल की अगर हम बात करें, तो पूरे ओव्यूल में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ 7। 8 न्यूक्लिया एंड 7 सेल्स। 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल, ठीक। तो ओव्यूल जो होता है हमारा वो क्या होता है? इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। और एक क्वेश्चन ये बताएं, ठीक है। तो ये सारा तो डिस्कशन आपका हो गया था। अगर हम बात करें एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, तो फिर उसमें क्या आएगा? एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कोरोना। फ्लावर्स। हम्म, Anther, filament, stigma, style, ovary, ovule. गुड, वेरी गुड, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या है? एसेंशियल पार्ट्स हैं।
तो पूरा स्टेमेन और कार्पेल आ जाएगा। ठीक। और अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल पार्ट्स की, नॉन एसेंशियल पार्ट्स की, स्टिल कैलिक्स पेटल्स। सेपल, पेटल्स। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कैलिक्स। ठीक है, कोरोला। तो ये सब आपका आ जाएगा नॉन एसेंशियल पार्ट्स में। देन एक चीज आपको पहले भी बता दी थी, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन, अच्छा, एंड्रोसियम, एंड्रोशियम। और ग्रुप ऑफ कार्पेल, गाइनोसियम। गाइनोशियम। ठीक है, देन ये भी आपको पहले बता दिया था, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, कोरोला। कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल्स, कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक, और क्या रह गया आपका? ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक और चीज अब पूछनी थी, मेन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है? पॉलिनेशन। एजेंट कौन है? Then honey Bees. bee. हनी बी, Insects. हनी बी। ठीक है, मेन एजेंट कौन है? इंसेक्ट्स है, और इंसेक्ट्स में कौन है? हनी बी है। ठीक है, मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है किसकी वजह से? हनी बी की वजह से। ठीक, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, काफी फार्मर्स होते हैं जो अपने फील्ड के साथ साथ, ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने फार्म के साथ साथ, जहां उनका फार्म होता है उसके साथ साथ एक हनी बी का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, हनी बी के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? Agriculture. एपीकल्चर को। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा pollination. सॉरी, सर हनी के लिए और हनी बीज के लिए भी। सर ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो। हाँ, और ठीक है। हनी के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब फार्म के साथ आप हनी बी का कल्टीवेशन करेंगे तो क्या होगा कि एक तो आपको हनी ऑब्टेन होगा यहाँ से, ठीक है, हनी बी से, क्योंकि वो आप उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है कि फार्म में पॉलिनेशन करवाने का काम हनी बीज कर देंगी। ठीक, आपका जो है दो दो काम हो रहे हैं आपके। तो एक तो आपका फार्म जो है वो पॉलिनेट हो रहा है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है? हनी मिल रहा है। तो ये दोनों काम हो जाते हैं, इसलिए फार्मर्स इनको यूज करते हैं, ठीक, अपने फार्मिंग में। ठीक है, चलिए, अब हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? No sir. यहां तक डाउट किसी को? नो सर। नो सर। हमारा सर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी सर, ले लें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर वालेकुम अस्सलाम। आप? जैसे कि आपको पता है कल से आपके रमजान स्टार्ट हो रहे हैं और क्लासेस अब रात में नहीं हो पाती थी, इसलिए इस टाइम पे रखी है। अच्छा ये बताइए, आप में से रोजे कौन कौन रखता है? सभी रखेंगे? मैं सर सभी रखते हैं यस सर सभी कही सभी रखेंगे, ओके। और सुबह फजर के बाद पढ़ना कौन पसंद करता है? या कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फजर के बाद पढ़ाई अच्छी हो जाती है? सर मुझे कभी भी हो जाएगी। ठीक है सर। सभी की हो जाएगी। तो Yes, कल एक sir. म्यूचुअल डिस्कशन हुआ था सारे टीचर्स के बीच में, और ये रिजल्ट निकल के आया कि आपकी क्लासेस सुबह में हम फजर के बाद अगर 6 बजे रखेंगे तो ज़्यादा
वो बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी और टीचर्स के लिए भी, ओके सर। क्योंकि सुबह में फजर के बाद ज़्यादातर लोग सो जाते हैं और फिर सुबह 9-10 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर किसी के लिए। यस सर। तो ये निकल के आया था रिजल्ट कि आप जैसे ही नमाज से फारिग हो फजर की 6 बजे से आपकी क्लास हम ऑनलाइन रख दें, 6 से 7:30 आप क्लास करें, फिर आप उसके बाद जो है सो जाएं, फिर दोपहर में उठ के अपना जो बाकी का रिवीजन है जो आप पढ़ना है आपको वो पढ़ें। तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप रेस्ट भी कर लेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी आपकी मॉर्निंग में। तो 6 बजे के क्लास फिर हम जो है कल से रमज़ान है ही, तो कल से 6 बजे हम क्लास इसको रखें तो बेटर है आप सबके लिए। यस सर। सर सर ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा सर एज कम्पेयर टू 10 बजे। सर 2 क्लासेस नहीं हो सकती है मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास? वो एक्स्ट्रा क्लास अभी हम कराएंगे, जैसे जैसे टाइम आ रहा है आगे तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस हम कराएंगे, 2 क्लासेस अभी अरेंज कराएंगे आपकी, ओके। क्योंकि टाइम कम हो रह जाएगा, क्लासेस ज़्यादा रहेंगी तो उसको फिर हमें 2 क्लासेस पर डे के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। तो वो अब बेफिक्र रहिए आप कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट कराना है पूरा, सारी चीज़ें करानी है, तो क्लासेस अब अभी अरेंज करेंगे, वो 2 क्लास भी कर देंगे अभी हम। ठीक है, यस यस सर। तो यस सर। कल से जो टाइमिंग रहेगा आपका वो 6 बजे का रहेगा। ठीक है, 6 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं नमाज से। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो कल से हम क्लासेस 6 बजे का रखते हैं, वो ज़्यादा जो है बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ओके सर। ओके, बाकी का मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा तो बेटर है। ठीक है, थैंक यू। ओके मास्टर, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है सर। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कुछ हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स का कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, और पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम पॉलिनेशन तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो ठीक है कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जैसे अब ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये तो हम जान चुके हैं कि पॉलिनेशन से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ जाता है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर ले जरा। ठीक है, तो स्टिग्मा पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपका लैंड करता है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया। ठीक है भाई, मैंने बताया था कि जैसे ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे स्टिग्मा पे कुछ केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके मोबाइल में सेंसर्स होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जैसे ही सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया है, तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे पॉलन स्टिग्मा जो है ये डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा जो है ये डिसॉल्व होने लगता है, और बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब बन रहा है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलन ट्यूब जो है ग्रो होता है और स्टाइल को क्रॉस करते हुए ओवरी में एंटर होता है। ठीक, ओवरी में एंटर होता है, और ओवरी में ये जो है आपका ये क्या है पूरा, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में ये आपकी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल, तो ये ओव्यूल में एंटर करता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस एंड से एंटर कर रहा है ये ओव्यूल में, ये इस एंड से एंटर कर रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको, अच्छा सॉरी, ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल है, मैंने बड़ा बना दिया, ये आपका ओव्यूल है अंदर। ठीक, इतने रीजन में ये है। ठीक, तो ये पॉलन ट्यूब आपका ग्रो कर रहा है और ये यहां पे एंटर कर रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये स्पॉट एंट्री का।
तो ये यहां से जहां से एंटर करता है इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक, तो ये जो एंड होता है जहां से ये एंटर करता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है किसमें, किसमें, ओव्यूल में। ठीक है, और फिर वहां पे जाके ये मेल गैमीट्स को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे ओव्यूल में फिर मेल गैमीट्स रिलीज हो जाएंगे, कितने, दो मेल गैमीट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देन एक्स सेल प्रेजेंट होता है। देन एक और तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, और कुछ सिनर्जिड्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमें सब जानना नहीं है। मेन चीज क्या है आपको जानने की, दैट इज सेंट्रल सेल और एक्स सेल। तो सेंट्रल सेल और एक्स सेल प्रेजेंट होता है आपके ओव्यूल में। ठीक, तो एक जो मेल गैमीट होता है वो सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट एक्स सेल से जाके फ्यूज करता है। ठीक है, तो जब आपका एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा, ठीक, तो फिर वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताएं भाई, क्या बनाता है बताएं। सीड्स। नहीं, और कोई, नहीं पता भाई किसी को, जाइगोट बनाते हैं। सेंट्रल सेल से नहीं भाई, ट्रिप्लॉइड, सर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। गुड गुड गुड, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो दूसरा मेल गैमीट है, जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा किससे, एग सेल से, और एग सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है, सीड। सीड पे इतना वो क्यों वो हो भाई, बताओ बताओ, सीड वगैरह सब बात का काम है, अभी बताओ क्या होगा, फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो आपके फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार इधर एक मेल गैमीट की वजह से और एक बार इधर दूसरे मेल गैमीट की वजह से। और क्योंकि ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। सो प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये सारी बातें। यस सर। यस सर। देखें, यस सर। so after the pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style, enters the ovary and ovule. In the ovule the male germ cell, male gamete, ठीक है, जो आपके pollen grain में है, fuses with the female germ cell, और वो क्या है, फीमेल गैमीट। ठीक है, और फीमेल गैमीट क्या है बताएं, फीमेल गैमीट क्या है, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। ठीक, टू फॉर्म जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट जो है वो डेवलप होता रहेगा और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, which then develops into seed and the ovary develops into fruit. ठीक, तो जाइगोट बना लेगा क्या, सीड, सॉरी हाँ, जाइगोट क्या बना लेगा, सीड,
और ओवरी क्या बना लेगा, फ्रूट। ठीक, अभी इसका हम देखेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे हम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे इस चीज को और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाली चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ Yes, पे sir. थोड़ा सा इसको काफी रफली बताया गया है। ठीक है, देखें तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें। डबल फर्टिलाइजेशन एक तो है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में? फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा पे। As pollen grain lands on the stigma, it forms a tube called pollen tube. ठीक, तो स्टिग्मा पे pollen grain आ रहा है और उसकी वजह से फिर ट्यूब का एक फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, pollen tube. सेकेंड स्टेप क्या है, pollen tube क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, pollen tube की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, थ्रू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो जिसने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ा उसको याद होगा, मैंने वहां पे भी बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, सो कीमोट्रोपिज्म का इकलौता एग्जांपल क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग में, माइक्रोफाइल है या पाइल है, माइक्रोपाइल होता है मेरे ख्याल से। ठीक, माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक, उस एंड के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है किसमें, ओव्यूल में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जब ये एंटर कर गया ओव्यूल में तो ये वहां पे फिर अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। कितने मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं, दोनों को रिलीज करेगा। अब ये दोनों मेल गैमेट्स क्या करेंगे, अभी जैसे हमने बात करी, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, तो क्या हुआ है, एक मेल गैमेट आपका फ्यूज कर रहा है विद सेंट्रल सेल टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, जो दूसरा मेल गैमेट है फिर वो क्या करेगा, जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, एक्स सेल से फ्यूज करेगा, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाँ बताएं भाई, सिंगैमी। ठीक, सिंगैमी। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं जो आपके डबल फर्टिलाइजेशन में होते हैं। ठीक, तो वही देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक्स सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, दिस इज कॉल्ड सिंगैमी। ठीक, और क्योंकि क्या हो रहा है, सिंस फर्टिलाइजेशन अकर्स 2 टाइम्स, 2 बार हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन से 2 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगैमी। गुड, वेरी गुड, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगैमी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इतने में, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, चलिए आगे। सर गुड, अब ये बात आ जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, जो अभी मैं बात कर रहा था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। भाई कुछ स्टूडेंट्स थे हिंदी मीडियम के, तो कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी का, समझ में आ रहा है? बहुत कम समझ में आ रहा है सर। बहुत कम समझ में आ रहा है, बताएं कहाँ पे नहीं समझ में आया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज है सर, ऐसे तो चीजें आ ही जाती है समझ में। हाँ, लैंग्वेज में देखिए, वही चीज मैंने बताया था कि अगर आप वर्ड्स की बात करें तो इन वर्ड्स को तो मैं हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर सकता।
ठीक है, कि सिंगैमी क्या है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये तो आपको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा, आपको अपने कंसल्ट करना पड़ेगा अपनी बुक से, ठीक है, यस सर। इनको क्या कहते हैं। और प्रोसेस में अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। नहीं, आ गया समझ में। आगे समझ में, चलिए। यस सर। देखिए भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, तो प्री एक होता है, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स की। तो पहली चीज क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, ओवरी जो है, ओवरी किस में बदल जाता है, फ्रूट में। फ्रूट में। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। और ओव्यूल जो है वो किस में बदल जाता है, सीड। सीड में। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। सीड्स। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है, काफी कंफ्यूजन होती है, एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बाहर कौन होता है और अंदर कौन होता है। आपको याद होगा कि अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और बाहर क्या होती है, ओवरी, ओवरी। ठीक है। और अगर आप फ्रूट और सीड की बात करें, इसमें याद करें कि बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है। अंदर क्या होता है, सीड, और बाहर क्या होता है, फ्रूट। फ्रूट्स। ठीक, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सीड में, में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में। फ्रूट्स में। ठीक है भाई, यस किसी को कोई डाउट है तो वो इस तरीके से इसको याद रख सकता है कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, इसका क्या काम है। ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म क्या है, ये एंडोस्पर्म एक चीज है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है स्टोर्ड होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो इसके अंदर स्टोर्ड होता है। और वो कहाँ काम आता है, वो कब काम आता है, सीड के फॉर्मेशन। जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, या एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ये एंडोस्पर्म काम आता है। ठीक है भाई, तो कई बार अगर आपने देखा हो, ठीक है, कितने लोगों ने आम खाया है, मैंगो कितने लोगों ने खाया है, कोई एक्सेप्शन सबसे है। बाहर होगा। ठीक है, आम की सीड किसने खाई है, तो मैंने। गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखें भाई, तो सीड के अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा कंटेंट, कुछ पल्प लाइक सा प्रेजेंट होता है उसमें, सीड के अंदर। अगर उसकी सीड को खोलें, ठीक है, तो एक पल्प टाइप का एक कंटेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। सर सीड कौन खाता है? अरे सीड खाने की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर एक पल्प मौजूद होता है। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो एंडोस्पर्म अगर वहां पे किसी ने देखा है, ठीक है, तो वो पता होगा कि वही चीज जो है, वही चीज सीड के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आती है। जब आप जर्मिनेशन करवाते हैं उसी सीड का, तो उसके डेवलपमेंट में ये एंडोस्पर्म काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जो आपका जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में। अच्छा, ये बार बार मैं बात कर रहा हूं डिप्लॉइड जाइगोट, क्या जाइगोट हेप्लॉइड भी होता है। अच्छा, वो बात बाद में करते हैं, पहले ये बताएं डिप्लॉइड और हेप्लॉइड होता क्या है। डिप्लॉइड सर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, नहीं डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड सर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, डिप्लॉइड का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम्स का डबल सेट मौजूद है, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में मौजूद है। और हेप्लॉइड सेट क्या होता है, जिसमें सिंगल सेट मौजूद हो क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स। ठीक है,
तो 20 कोई भी सेल हो तो उसमें क्या होंगे 23 पेयर्स मौजूद होंगे क्रोमोसोम्स के, ठीक। और अगर हम बात करें कोई ऐसा सेल हो जिसमें सिर्फ 23 पेयर्स का क्या मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसे सेल की बात करें जिसमें खाली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि सिंगल सेट है, उसमें डबल सेट मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या होगा हेप्लॉइड होगा। वो क्या होगा हेप्लॉइड। ह्यूमन डिप्लॉयड है ना सर? हाँ। ह्यूमन हम्म, डिप्लॉयड है ना? डिप्लॉयड है, जी। ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की, ठीक है, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो पूरे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं होती, वो सेल्स की बात होती है, कौन सा सेल डिप्लॉयड है कौन सा सेल हेप्लॉयड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम किसी ऐसे सेल की बात कर रहे हैं जिसमें 23 पेयर्स मौजूद हैं क्रोमोसोम के, तो फिर वो क्या होगा डिप्लॉयड सेल होगा, डिप्लॉयड। ठीक है। और अगर किसी में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हम स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ह्यूमंस में ही होता है, तो 23 क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं तो फिर वो कैसे सेल होगा हेप्लॉयड सेल होगा, क्योंकि उसमें एक ही सेट मौजूद है, ठीक। तो ये क्या होगा कोई भी इन जनरल कोई भी सेल हो, ठीक है, जनरली सारे ही सेल जितने हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के। और जो ये क्या है हेप्लॉइड कौन सा होगा सेल, जो गैमीट सेल होगा, गैमीट सेल होगा, ठीक है। तो गैमीट सेल क्या होते हैं हेप्लॉइड होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक सेट मौजूद होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी गैमीट सेल हो, कोई भी गैमीट सेल हो तो वो क्या होता है हेप्लॉइड होता है, ठीक है। और जब भी जाइगोट बनता है, जब भी जाइगोट बनता है तो फिर वो डिप्लॉइड बनता है। ये चीज समझ में आ रही है ऐसा क्यों है? यस सर। ठीक है, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए क्या चीज है कि जो गैमीट सेल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। और जैसे ये देखिए आपका मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल गैमीट होगा, ठीक है। तो ये हेप्लॉइड है और ये भी हेप्लॉइड है, ठीक। और ये दोनों गैमीट्स फिर क्या करेंगे फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यहां से समझिए, एक सेट तो आपका मेल गैमीट से आ रहा है, एक हेप्लॉइड सेट मेल गैमीट से आ रहा है, और एक हेप्लॉइड सेट फीमेल गैमीट से आ रहा है। तो जो जाइगोट बनेगा तो वो क्या बनेगा डिप्लॉइड ही तो बनेगा उसमें, क्योंकि दोनों सेट मौजूद हो गए ना भाई, ठीक है। इसीलिए हमेशा आपको देखेगा कि जो गैमीट्स हैं वो क्या होंगे हेप्लॉइड कंडीशन में होंगे, और जो जाइगोट बनेगा वो हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में बनेगा, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। सो सीड को अगर हम सीड की अगर हम बात करें तो सीड को ही हम क्या कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक, क्योंकि सीड जो है वो क्या है ओव्यूल का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है किसमें सीड में, सो सीड क्या है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन का कलर क्या होता है येलो, येलो होता है, ठीक। इन जनरल पॉलन ग्रेन्स जो है वो येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज हमने पहले बात करी थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या डिफरेंस है दोनों में? बाइसेक्सुअल फ्लावर में पिस्टिल और बाइसेक्सुअल में दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेक्सुअल में एक प्रेजेंट होते हैं कोई गुड, एक। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है दोनों ही स्टेमेन और कार्पेल प्रेजेंट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। यूनिसेक्सुअल के जैसे आपका पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अच्छा ये मैंने कल बात करी थी, ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। अगर हम सीड की बात करें, ठीक है, तो अगर हम सीड की बात करें तो सीड में देखिए क्या होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप की सीड होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी सीड होती है, ठीक है। तो सीड में दो पार्ट होते हैं, एक तो ये ऊपर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्लूम्यूल, ठीक।
प्लूम्यूल, और एक नीचे का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? Radical. रेडिकल। रेडिकल, ठीक। ये जो प्लूम्यूल होता है यही बाद में फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? स्टेम। शूट में या स्टेम में, फ्यूचर शूट। ठीक है, फ्यूचर शूट। और रेडिकल रूट में। रूट में, ठीक है। और इसके अंदर एक सीड कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक सीड कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सीड कोड में क्या होते हैं? सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं कुछ, ठीक है, सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? कॉटलेडन कहते हैं, ठीक है। माइक ऑन है भाई, किसी का माइक ऑफ कर लें। वो सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉटलेडन कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर स्टेम क्या होता है आपका? प्लूम्यूल होता है। और फ्यूचर रूट क्या होता है आपका? रेडिकल होता है। और सीड में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है और कॉटलेडन होता है, ठीक। अगर एक कॉटलेडन है, एक सीड लीफ है, तो फिर मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट होगा। और अगर दो सीड लीव्स हैं, दो कॉटलेडन है, तो फिर वो डाइकॉट होगा, ठीक है भाई। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। कोई डाउट? सर सीड लीव्स एक्चुअली होती क्या है? जैसे मटर होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको हटाएं तो फिर दो पार्ट्स होते हैं सीड के, वही होती है दो लीव्स? उसके अंदर एक प्रेजेंट होती है सीड लीव्स, ठीक है। या मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तो आपको डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसमें कैसे कैसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वैसे ये सब पार्ट आपका 9th का है, 9th में आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे भी समझा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है भाई। यस सर। और कोई डाउट? देखें आगे, देखें फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो एक तो होता है आपका एक ट्रू फ्रूट, ठीक, ट्रू फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट हम उस फ्रूट को बोलते हैं जो किससे डेवलप होता है? डायरेक्टली ओवरी से, ठीक है। तो डायरेक्टली ओवरी से जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूट, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो। तो मैंगो क्या है? एक ट्रू फ्रूट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास? ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी में बाकी कुछ पार्ट्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, एक ये पार्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं, ये भी पार्ट है, ठीक है। तो इन सब चीजों से भी फ्रूट डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो जब खाली ओवरी से प्रोड्यूस होता है आपका फ्रूट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या है? फॉल्स फ्रूट क्या है? जो ओवरी से डेवलप हो और थैलेमस से भी डेवलप हो, ठीक, थैलेमस भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो क्या होता है हमारा? फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल हो गया, थैलेमस वही पार्ट होता है, जैसे अभी आपको दिखा है, ओवरी के साथ में जो ऑरेंज कलर का एक पार्ट था, ठीक, और कुछ ग्रीन कलर का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ओवरी के अलावा जितना पार्ट है, ठीक, तो वो भी सब एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर उससे किसी से भी अगर वो फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो फिर वो ट्रू फ्रूट नहीं रहेगा, ठीक। तो जैसे इसमें एप्पल आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, ठीक। तो ये सब अगर डेवलप हो रहे हैं थैलेमस से या ओवरी से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, ट्रू फ्रूट नहीं रहेगा ये। उसके बाद आ जाता है आपका पार्थिनोजेनिक फ्रूट। पार्थिनोजेनिक फ्रूट, ठीक। ये पार्थिनोजेनिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोजेनिक फ्रूट क्या होता है? ये वो फ्रूट होता है जो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा बताएं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। तो ये क्या है? पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल आपका बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, पपाया हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है? पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है पार्थिनोकार्पी, ठीक। तो उसको हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ा दूंगा।
तो ये सब चीजें हो गई आपकी टाइप्स ऑफ फ्रूट में। आपका क्या हो गया? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोजेनिक फ्रूट। ठीक है भाई। तो अब यहां पे आपका क्या कंप्लीट हो गया? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पे किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर पपाया में तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पपाया में पार्थिनोकार्पी भी होती है। दोनों होती है सर। पार्थिनोजेनिक फ्रूट है वो, ठीक है। तो उसमें पार्थिनोकार्पी के थ्रू भी उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और बनाना का तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। बनाना को तो वैसे ही उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बनाना में, ठीक है। ओके सर। बनाना का ट्री जो होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है ना फिर तो? बनाना कहाँ फ्लावर नहीं होता उसमें, ठीक है, बल्कि वो पूरा स्टेम ही होती है एक तरीके से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो पहला पार्ट जो है इसका हमारा क्या है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको कल कवर अप करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं कितना हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें, पार्ट्स इसके बताएं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, बताएं भाई। टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमीफिनरस, ट्यूब्यूल्स, एपिडिडियम्स, यूरेथ्रा। गुड, वेरी गुड, ठीक। यहाँ पे डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इनिशियली अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो गोनाड से, दैट इज टेस्टिस, टेस्टिकल्स। देन उसके ऊपर एक फोल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है टिश्यूज की, दैट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, ठीक। और फिर वो एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और यूरेथ्रा में जा रहा होता है, दैट इज ये जो ट्यूब है दैट इज नोन एज वास डिफरेंस। और फिर यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वास डिफरेंस के ही पाथ में, कुछ ग्लैंड्स आ रहे होते हैं जिनके सिक्रीशंस इसमें ऐड ऑन होते हैं। तो वो ग्लैंड्स क्या क्या हैं? जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और क्या होते हैं, और कोई बता सकता है? और ग्लैंड्स? कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर गुड, ग्लैंड। वेरी गुड। काउपस ग्लैंड हो गया, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं, इनके सेक्रीशंस यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं, और फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीट होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है, आपका ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या है, स्किन फोल्ड, दैट इज पेनिस। अगर हम मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म। ठीक, स्पर्म सेल, ठीक है, या फिर सेमेन। नहीं, स्पर्मेटोजो, ठीक, स्पर्मेटोजो। सीमेन क्या चीज है, बताएं भाई, सीमेन क्या होता है? sperm cell plus fluid. स्पर्म सेल प्लस Endosperm cells are together called semen. स्पर्म सेल्स में जब अलग अलग ग्लैंड्स के सिक्रीशंस ऐड हो जाते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, ठीक है। एक खास बात क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि यहां पे यूरिन के लिए और सीमेन के लिए जो पाथवे है, ठीक है, जो इनका पाथवे है वो क्या है? एक ही है। वो क्या है? सेम है,
दोनों के लिए सेम पाथवे, ठीक है। तो ये एक खास बात है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेल गैमेट को थोड़ा सा देखें, स्पर्म सेल को, तो इसमें क्या क्या होता है। एक तो इसमें होता है इसका हेड पार्ट, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका हेड पार्ट। फिर इसमें बीच में क्या होता है, मिडिल पीस, और बाद में क्या होती है इसकी लॉन्ग टेल, ठीक, बाद में इसकी क्या होती है लॉन्ग टेल। इसके हेड में, यहाँ पे हेड में, ठीक है, जो रीजन होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम्स, ठीक है। और इसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज एक्चुअली इसमें सिक्रीट किया जाता है, ठीक है, फ्लूइड्स के थ्रू। तो ये एक क्या है, शुगर है, ये क्या है, शुगर है, इसलिए इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और स्पर्म सेल को मोबिलिटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो इसी का होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स को देखें तो इसमें पार्ट्स में क्या क्या है देखें। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक, पेयर ऑफ टेस्टिस which produces male reproductive cells called sperms and the hormone called testosterone, ठीक। देखिए भाई, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेंस एक एंड्रोजन है, ठीक है, और भी एंड्रोजेंस इसमें प्रोड्यूस होते हैं। एक एंड्रोजन है जो कि मेजॉरिटी में टेस्टोस्टेरोन ही प्रोड्यूस होता है, और मेजर इफेक्ट्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन के ही होते हैं, ठीक है। इट इज कंटेन्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अ ट्यूब अराइजेस नोन एज वास डिफरेंस, ठीक। अभी जैसे बात करी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या करता है, इट जॉइंस द यूरेथ्रा, ठीक, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरेथ्रा क्या है, बेसिकली एक कॉमन पैसेज है। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। द यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, और वो क्या है, पीनिस। इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर, ठीक। द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड्स which provide nutrition and help in the movement of sperms, ठीक। अभी जैसे मैंने बात करी कि ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने फ्लूइड्स इसमें जो है सिक्रीट करते हैं, ठीक है, स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, और फिर वो क्या काम करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसके मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीच में ये एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस का क्या काम होता है, सर वो स्पर्म को टेस्टिस से वास डिफरेंस तक ट्रांसपोर्ट करता है। नहीं, ये बेसिकली ये काम नहीं है, और कोई काम, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, हाँ, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। और यहां स्टोरेज के टाइम पे होता क्या है, इसमें कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म्स पहले डेवलप होते हैं टेस्टिस में, और फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है एपिडाइडमिस में, और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, और फिर जब उसकी कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हो जाती है तब उसको वास डिफरेंस के थ्रू बाद में सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। पहले यहाँ पे बताएं, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, आगे देखें भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं? ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरे, कैर्विक्स, वैगिना, यूटेरस। गुड गुड गुड, ठीक। तो पहले तो क्या है यहाँ पे,
ये क्या है? ओवरीज, ठीक, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, दोनों लेफ्ट एंड राइट पे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है? क्या बताया? Symbiote. Symbiote. ये क्या होता है आपका यहाँ पे? ये एक ट्यूब जा रहा है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? Fallopian Fallopian ओविडक्ट या tube, good, ट्यूब fallopian tube। और fallopian tube के थ्रू क्या होता है यहाँ पे? एक्स सेल का फर्टिलाइजेशन। एक्स सेल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक्स सेल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो एक्स सेल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके, ठीक है, यहाँ तक आता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, देन यूट्रस की वॉल में वो एम्बेड हो जाता है, ठीक। ये क्या है आपका? ये वी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड Uterus. यूट्रस, Yes. ठीक। यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज सर्विक्स, और उसके बाद क्या है? वेजाइना। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? birth canal. बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल, ठीक है। अच्छा, ये जो यूट्रस होता है, ये पूरा हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसमें और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? दिस इज इनसाइड बॉडी, ये बॉडी के अंदर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कौन से रीजन में पाया जाता है? कौन से रीजन में होता है? ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में होता है, ठीक, एब्डोमिनल रीजन में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स नोन एज एक्स सेल और ओवा, ठीक है, एंड द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक। above the ovaries there are tubes called oviducts और fallopian tubes, ठीक। oviducts या fallopian tubes जो है ये क्या करते हैं? they unite into a bag like structure called uterus, और uterus क्या होता है? it has a opening called vagina, ठीक, it has a opening called vagina, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? फीमेल गैमीट है, ये क्या है? हमारा फीमेल गैमीट है, ठीक। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ओवम भी कहते हैं या एक्सेल भी कहते हैं, ठीक। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? स्पर्म सेल से। अगर हम इसको स्पर्म सेल से कंपेयर करें तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्पर्म बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और ओवम बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है, तो स्पर्म सेल Biggest एग सेल से बहुत छोटा होता है, ठीक है। सर स्पर्म मोटाइल होता है, एग सेल नॉन मोटाइल। हाँ, गुड, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए, स्पर्म सेल क्या होता है? मोटाइल होता है, और एग सेल नॉन मोटाइल होता है। क्या मतलब? मोटाइल क्या होता है? मोटाइल का मतलब लोकोमोशन, मतलब मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पर्म सेल जो है वो मूव कर सकता है, मोटाइल होता है, और एग सेल जो है वो स्टैटिक होता है, एक ही जगह होता है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। तो मूवमेंट की कैपेसिटी किसके पास है? स्पर्म सेल के पास है, ठीक है, एग सेल के पास नहीं है, ठीक है। तो एग तो मूवमेंट कर रहा है ना? मूवमेंट कहाँ कर रहा है एग सेल? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आया, फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आ रहा है वो, बट वो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जब पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो यहाँ पे आता है यूट्रस में, ठीक है। बात समझ आ रही है? सर चिलिया की वजह से ओवम जो मूव करता है ना, फैलोपियन ट्यूब में जो होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, आप समझ रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब को प्रोड्यूस किया जाता है ना, वो मूव थोड़ी करता है। ओवम जो है वो कब प्रोड्यूस होता है? कब प्रोड्यूस होता है?
बताएं भाई, ओवम कब प्रोड्यूस होता है, एग सेल कब प्रोड्यूस होता है? At the age of puberty? No, no, no. नहीं नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, इसी को हम क्या कहते हैं? menstruation, नहीं भाई, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है। अब 14th डे पे यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और ये यहां पे फैलोपियन ट्यूब के ही थ्रू ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, ठीक है। ये कहीं इसका और सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं हुआ है, ये फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। अब यहाँ पे जब स्पर्म सेल्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जाइगोट जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट स्टेज तक जब पहुंच जाता है वो सेल, जब बड़ा हो जाता है तब वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो वो काफी टाइम हो जाएगा फिर उस टाइम में, ठीक है। स्पर्म सेल्स का आप देख रहे हैं मूवमेंट कहाँ है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेके पूरा यहां तक आना है। तो मूवमेंट किस में सिग्निफिकेंट है? स्पर्म में, एक्स सेल में नहीं है सिग्निफिकेंट। यहां से यहां तक आने का क्या मूवमेंट है, ठीक है भाई। ये तो फैलोपियन ट्यूब की मसल्स के थ्रू ही हो जाएगा इतना मूवमेंट, एक्स सेल को मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन मिलियंस की तादाद में होता है, ठीक है। स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन मिलियंस की तादाद में होता है, और एक्स सेल कितना प्रोड्यूस होता है? ओनली वन। ठीक है, तो एक एक्स सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो स्पर्म सेल्स मिलियंस के अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और एक्स सेल हमारा सिंगल प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो होता क्या है कि अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक, तो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक, ओव्यूलेशन कब होता है? जनरली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन जब होगा तो ऑल्टरनेट ओवरी से, ठीक है, फर्स्ट सपोज किसी साइकिल में अगर इस ओवरी से अगर ओवम रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट साइकिल में इस ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ठीक। तो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है और 14th डे पे, और वो रिलीज हुआ है, और अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये फैलोपियन ट्यूब में है, और फैलोपियन ट्यूब में ये वेट करेगा फॉर, वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म सेल्स, ठीक। अब अगर इस दौरान स्पर्म सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो स्पर्म सेल्स का अगर यहाँ पे इजेशन होगा तो स्पर्म सेल्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है, पूरे पाथवे में, और वेजाइना से होके, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आएंगे। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट। जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर डेवलप होगा सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन होगा जाइगोट में, ठीक है। और डिवाइड होते होते जब वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे पहुंच जाएगा तो फिर वो ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? यूट्रस में। और यूट्रस की जो ये वॉल है, ये जो इनर वॉल होती है यूट्रस की, ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में आके जो है क्या हो जाएगा? इम्बेड हो जाएगा। और फिर ये एंडोमेट्रियम में ये एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, एंडोमेट्रियम में एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और ये जो टिश्यू होगा, इसी टिश्यू को हम क्या कहते हैं? placenta, प्लासेंटा। प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा क्या काम करेगा? मदर बॉडी और ये जो आपका सेल डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करेगा फॉर सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड का, फूड का, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, इसका सर्कुलेशन का काम करेगा, ठीक है, प्लेसेंटा। तो ये तो बात हो गई जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज क्या है कि जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे स्पर्म सेल्स जो है मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, और एक्स सेल सिंगल प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है?
बताएं भाई, ऐसा क्यों है? बताएं भाई। क्योंकि सर जितने एक्सेल प्रोड्यूस होते उतने ही फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि हमारे स्पर्म की तो तादाद बहुत ज्यादा है इसी वजह से। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये मिलियंस में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सिंगल क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? जब एक एक्सेल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक स्पर्म क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? मिलियंस में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? सर स्पर्म जब तक सर एग तक पहुंचता है तो सर वो एक ही बचता है, वो सर बीच में सर मर जाता है सर। हाँ गुड, ठीक है, तो पार्शली सही बात बताई, ठीक है, अभी भी थोड़ी सही नहीं आई। देखो होता क्या है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पाथवे यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, ठीक है, और भी इसके पूरा आगे, ये जो पूरा ट्रैक्ट है, ये जो पूरा पाथवे है, ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। दिस इज हाईली एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है ये, और यहाँ पे हमारे स्पर्म सेल्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक, सरवाइव नहीं कर पाते। तो जैसे ही स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो मरने लगते हैं, ठीक है, मरने लगते हैं वो, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही स्पर्म सेल्स बाकी रहते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ही स्पर्म सेल्स बाकी रहते हैं। अब सपोज यहाँ पे कुछ 4-5 स्पर्म सेल्स आ गए, ठीक है, कुछ 4-5 स्पर्म सेल्स आ गए, तो ओवम में क्या होता है, यहाँ पे एक इसका हम कह सकते हैं प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सेंस कर लेता है कि स्पर्म सेल आ गया है, ठीक। तो कोई भी एक स्पर्म सेल आएगा, वो यहाँ पे इसमें फ्यूज कर जाएगा, इसकी वॉल को ब्रेक करके यहाँ पे फ्यूज करेगा, और जैसे ही एक स्पर्म सेल फ्यूज करेगा वैसे ही यहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी। अब कोई और स्पर्म सेल यहाँ पे इससे फ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है, एक यहाँ पे बाउंड्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई और स्पर्म सेल इससे फ्यूज नहीं कर सकता, तो एक ही स्पर्म सेल एट अ टाइम एक ही स्पर्म सेल आके फ्यूज करता है, ठीक है। सर बट प्रोटीन ग्लैंड से अल्कलाइन बफर तो सीक्रेट किया जाता है ना सीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिक्रीशंस उसमें प्रोड्यूस प्रोवाइड किए जाते हैं उसके साथ, बट वो इतना नहीं होता कि वो सभी को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम है ना, ये हाईली एसिडिक मीडियम होता है ये, ठीक है, तो वो किल होने लगते हैं, ठीक है, कुछ ही होते हैं जो बच पाते हैं, जो यहाँ तक पहुंचते हैं, और जो है फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और वो उनमें से भी एक को रिसीव कर लेता है वो, बाकी को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या बनता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है, तो वहां पे आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि इतने ज्यादा स्पर्म सेल्स नहीं पहुंच पाते यहाँ तक, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है कि कुछ डिफिशियंसी होती है, ठीक है, स्पर्म सेल्स के मोबिलिटी में या उनके न्यूट्रिशन में, उनकी क्वालिटी में जो है डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। उसका रीजन क्या है, मेल्स में इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, और मेल्स में ही ये ज्यादा कंडीशन पाई जाती है। खैर, तो ये तो बात हो गई जब फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। गुड, वेरी गुड, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि ओवम जो है वो वेट कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स के लिए, ठीक। अब जब यहाँ पे स्पर्म सेल्स नहीं आते, ठीक है, तो क्या होता है कि एक दिन तक जो है आपका पूरा ओवम जो है यहाँ पे स्टे करता है, ठीक है, एक दिन तक यहाँ पे आपका ओवम स्टे करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि ओवम, और साथ ही साथ क्या हो रहा होता है कि जब ओवम प्रोड्यूस होता है उसी टाइम पे जो आपका यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम, ये डेवलप होने लगती है, क्योंकि इसको पता है कि अभी यहाँ पे फ्यूजन होगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट यहाँ पे आएगा, इम्प्लांट होगा, तो इसलिए ये डेवलप होने लगती है, ये टिश्यूज यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, ठीक। तो जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, जो ओवम है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, along with these tissues, ठीक है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, ये सब जो है डीजनरेट हो जाते हैं, ये सब जो है क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग
ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग एंड वॉल्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, और फिर ये बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं ये बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ब्लीडिंग। ठीक, और यही क्या होता है, यही क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज, जो लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, जिसमें जो अराउंड 1 वीक का होता है। ठीक, लास्ट फेज में फिर क्या होता है कि वो डीजेनरेट हो रहा होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डीजेनरेट हो रहा होता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगेन दोबारा नेक्स्ट मंथ क्या होता है, अगेन दोबारा से यूट्रस की वॉल जो है वो डेवलप होने लगती हैं, अराउंड 14th डे पे जाके जो है अच्छे से कायदे से डेवलप हो जाती हैं। फिर ओव्यूलेशन होगा, अगेन ओवरी प्रोड्यूस होगी, फिर वो अगेन वो ओवम प्रोड्यूस होगा, ओवम दोबारा से वेट करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो दोबारा से डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हर मंथ जो है ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है, और यही क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, यही क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और इसीलिए कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एंड होती है एक टाइम पे आके। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है एक टाइम पे आके। ठीक, और जब एंड होती है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज। मीनोपॉज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? सर ओवम खत्म हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओवरी में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये डेवलप होते हैं इनटू ओवम या एक्सेल। ठीक, ये डेवलप होते हैं इनटू ओवम या एक्सेल आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, मैच्योरिटी पे ये डेवलप होते हैं, और ये एक एक करके प्रोड्यूस होते हैं, और ये लिमिटेड नंबर पे होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, तो ओवम भी जो है वो लिमिटेड नंबर में होते हैं। ठीक है, तो अराउंड द एज ऑफ 45 50, ठीक है 40, तो ये जो है सारे ओवम जो है, ओवेरियन फॉलिकल्स सारे जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओवम में, और वो सारे ही रिलीज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जाके फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं फीमेल्स में। ठीक, स्पर्म सेल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक, स्पर्म सेल्स लिमिटेड नहीं होते। ठीक है, तो ये कभी एंड नहीं होते। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई पूरी? यहां पे डाउट किसी को? सर नो सर। ठीक है, आगे देखें भाई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखें। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ठीक, स्पर्म्स रीचेस द ओविडक्ट। ठीक है, एंड द स्पर्म फ्यूजेस विद द egg cell and forms a zygote. So zygote gets implanted in the uterus. ठीक है, और यूट्रस में भी कहां पे, यूट्रस में भी कहां पे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम वॉल पे। गुड। ठीक, इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, द zygote then starts dividing to form an embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood through placenta. ठीक है, तो प्लेसेंटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बेसिकली सर नरिशमेंट के लिए। हाँ, ठीक है, किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के, फूड के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लेसेंटा। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस इन अ ड्यूरेशन ऑफ 9 months। ठीक, तो ये जो 9 months का पीरियड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, gestation पीरियड। गुड, वेरी गुड। ठीक, gestation पीरियड। ठीक, उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन होता है जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसको फीड कराया जाता है, ठीक है। वो ड्यूरेशन क्या होता है? जब मदर की बॉडी से मिल्क फीड कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड कितना ड्यूरेशन का होता है? 6 month। गुड, वेरी गुड, 6 months, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड 6 months का होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि जब जो है डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या बताया? Pasteurization। पार्चुरेशन, गुड, वेरी गुड, ठीक है, पार्चुरेशन, ठीक। तो ये अलग अलग पीरियड्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। गैस्टेशन पीरियड हो गया, पार्चुरेशन हो गया, लैक्टेशन पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग पीरियड्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 9 months द चाइल्ड इज देन बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेज देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेजेस देख सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ओवरी से, ठीक है, ओवरी से यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ है, अभी ये अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है, अभी अनफर्टिलाइज्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म सेल्स आएंगे और यहाँ पे फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद क्या होगा? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा? 2 सेल्ड स्टेज होगी, यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, डिवीजन के बाद 2 सेल्स बनेंगे। एक सेल था पहले जाइगोट, फिर उसमें सेल डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, और सेल डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गए, फिर वो 4 के 8 हो गए, ठीक है। फिर वो बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर एक स्टेज पे आके क्या होगा? जब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट का हो जाएगा जाइगोट सेल डिवीजन करते करते, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? एंडोमेट्रियम में इंप्लांट कर दिया जाएगा, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। अच्छा, एक चीज ये रह गई, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? जो ओवरी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विलाई। विलाई? विलाई नहीं कहते, फिम्ब्रिया कहते हैं, ठीक है। ये देखें भाई, एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जो अभी आपको बात बताई थी कि किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपका एग सेल है, ठीक, ये आपका एग सेल है, और यहाँ पे स्पर्म सेल आके यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओवम विद 23 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे क्या है? स्पर्म विद 23 क्रोमोसोम्स। तो ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, और ये भी क्या है? हेप्लॉइड है। और ये दोनों जब फ्यूज करके जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, तो फिर वो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉय। ठीक है, क्योंकि उसमें 23 इसके होंगे क्रोमोसोम्स, और 23 इसके 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 23 पेयर, क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ओवम है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है? स्पर्म सेल्स आ रहे हैं, बट एक सेल है जो एंटर हो पाया है, और जैसे ही एक सेल एंटर हुआ है, यहाँ पे क्या बन गई है? एक बाउंड्री बन गई है, ओवम के अराउंड एक बाउंड्री बन गई है, तो कोई भी और स्पर्म सेल अब यहाँ पे फ्यूज नहीं कर सकता, ठीक। अब यहाँ पे इसके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे आपने देखा, ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, ठीक। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया था। इम्प्लांटेशन तक क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो टिश्यू है, ठीक, ये जो आपका टिश्यू है, ये आपका क्या है? प्लेसेंटा है। ये टिश्यू क्या है? प्लेसेंटा है, ठीक। और यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, यहाँ पे एम्ब्रियो का आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं बताने की। अच्छा, यहाँ पे एक आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये एक कॉर्ड होती है जो प्लेसेंटा से
ठीक है, सॉरी प्लेसेंटा ये है आपका, यहाँ पे ये है प्लेसेंटा, ठीक। तो प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को ज्वाइन करने वाली एक कॉर्ड होती है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉर्ड को क्या कहते हैं, umbilical cord. एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ठीक, एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है ये। तो ये प्लेसेंटा को, मदर बॉडी को एम्ब्रियो से कनेक्ट करके रखती है। इन दोनों के बीच में फिर क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, और जो ट्रांसपोर्ट है वो उसी के थ्रू होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये मंथली साइकिल है, मंथली साइकिल है, ठीक है, जो कि किस में होती है, किस में होती है, फीमेल में, फीमेल। फीमेल्स में। ये दो मेल्स में होती है, फीमेल्स में होती है भाई, ठीक। तो ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो ये चीज अभी मैंने बताई थी कि एक एग सेल प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ, ठीक है, क्योंकि एक महीने की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली साइकिल है, तो एक महीने में एक एग सेल प्रोड्यूस होता है। और जब वो प्रोड्यूस हो रहा होता है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग के लिए। ये फर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसलिए वो ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है। करके रखता है। इट्स वॉल्स बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विद ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स का कनेक्शन वहां पे हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, ये सब जो है डीजनरेट हो जाएगा। then the uterus walls breaks and comes out of vagina as blood and the mucus. This cycle takes place every month and is called menstruation. मेंस्ट्रुएशन। ठीक, फर्स्ट menstrual cycle को क्या कहते हैं, फर्स्ट menstrual cycle को क्या कहते हैं, मेनार्च। मीनार्च, ठीक। और लास्ट को मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज। किस एज पे होती है मीनार्च, किस एज पे होती है मेनोपॉज, 10 to 14 में होता है मेनार्च, 48 to 52 में होता है मेनोपॉज। ठीक है। 10 to 14 ये कुछ ज्यादा बता दिया, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 13 से 14। ठीक है। 13 से 14, 13 से 14 भी नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, 10 से 13 तक, चलिए 10 से 14 ही कह दिया, ठीक है। वेरी करता है वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन 14 ज्यादा हो गया, 14 से पहले ही हो जाता है। खैर, मेनोपॉज 45 से 50। ठीक है, 45 से 50। ये जो फिगर्स हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही एजेस है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती हैं, एनवायरमेंट पे वेरी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कोल्डर एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो कोल्डर एनवायरमेंट में, कोल्डर एनवायरमेंट में, ठीक है, जो प्यूबर्टी है, जो प्यूबर्टी है वो लेट होती है, ठीक है, लेट प्यूबर्टी होती है कोल्डर एनवायरमेंट में, ठीक। तो जो वार्म क्लाइमेट्स के एनवायरमेंट होते हैं वहां पे प्यूबर्टी जो है जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब फिगर्स जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी, एनवायरमेंट पे वेरी करेंगी, आप किस एरिया में रह रहे हैं उस पे वेरी करेंगी, आपका न्यूट्रिशन वगैरह कैसा है उस पे, ये सब चीजें वेरी करेंगी, ठीक। तो बेहतर ये होता है कि अगर इस तरीके के आप कोई फिगर्स अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो आपके फिगर्स गिवन है तो आप उनको याद करें, ठीक है। एनसीईआरटी में भी फिगर्स एक रेंज गिवन होगी एजेस की, तो वो फिगर, वो रेंज आप याद करें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो एनसीईआरटी में जो फिगर है अगर क्वेश्चन आ गया तो वही, उसी को ही सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये बताएं कि कितने टाइम पीरियड का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने टाइम पीरियड की होती है, 28 15 days। 28 डेज की, ठीक है। हम कह देते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ। अच्छा, इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं इसमें, बताएं भाई।
सर प्यूबर्टी में? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में menstruation phase, कौन सा बताया? menstruational phase, ठीक है, और लास्ट हो गया वो तो। luteal phase, follicular phase, ठीक है, काफी सारे अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, जो मेन चीज है इसमें याद करने की वो क्या है, एक ओव्यूलेशन का फेज है। ठीक है, ओव्यूलेशन का ही फेज मेरे ख्याल से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अराउंड कब होता है, ओव्यूलेशन होता कब है? 14th डे पे, 14th डे पे होता है। और ओव्यूलेशन का जो फेज है वो पूरा 14 डेज का होता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है आपका, लास्ट में मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है लास्ट में। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने बात कर ली मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। ठीक है, और इसके बारे में और डिस्कशन करना है थोड़ा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उन डिस्कशंस को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो टॉपिक थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का छोटा सा एक पार्ट बचा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट पार्ट पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। no sir, सर कोई डाउट? मेरा एक क्वेश्चन था पूछिए पूछिए। कि अगर हम पूरी एनसीईआरटी साइंस और मैथ की पढ़ लें तो इस एंट्रेंस के लिए काफी होगा ना? साइंस के लिए तो काफी है। ठीक है, साइंस के लिए तो काफी है। 9th और 10th दोनों की? हाँ, साइंस के लिए काफी है, साइंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये कि मैथ्स के लिए तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आर डी शर्मा अगर पढ़े तो? बेसिकली देखिए, बुक तो आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक तो आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो अलग अलग क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं कैटेगरी के। यस सर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कहीं से भी उठ के आ जाए तो आप उसको कर लें। यस सर। ठीक है, जैसे आपके सिलेबस में काफी सारी चीजें हटा दी होंगी। ठीक है, कोविड के टाइम पे या जिस भी तरीके से सिलेबस कम कर दिया होगा, एग्जाम टाइम पे ऐसा हो जाता है, सिलेबस कम कर देते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स में तो काफी कम कर देते हैं। तो एंट्रेंस में वो सब नहीं करना है। ठीक है, एंट्रेंस में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। 9th और 10th दोनों के? हाँ, 9th और 10th दोनों के। ओके सर। ठीक है, तो वही चीज है। अच्छा, काफी चीजें होती हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, जैसे आपका एक ट्राइंगल वाला चैप्टर है। यस सर। ठीक है, तो ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपके काफी थ्योरम्स वगैरह है नहीं है? यस सर, बहुत सारे। ठीक है, तो वो थ्योरम्स वगैरह हैं, तो उनसे रिलेटेड आपने देखे होंगे, तो हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि उसको आप तभी कर सकते हैं जब आपको उसका वो पता हो, डेरिवेशन। ठीक है, कि डिराइव होने के बाद क्या रिलेशन बन के आ रहा है। अगर आपको वो रिलेशन याद है तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आपसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आपसे sir. प्रूफ भी नहीं करवाया जाएगा क्योंकि एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ करने को नहीं दिया जाएगा वहां पे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन यस सर। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए, सब तरीके से आपको पता होना चाहिए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस उतना ही है। यस सर। सिलेबस उतना ही है, यस सर। सिलेबस एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक सर है, मैं एक चीज कमेंट करना चाहूंगा। हाँ पूछे पूछे। सर कल जो एमसीक्यू भेजे थे उसमें आंसर डायरेक्ट बोल्ड टेक्स्ट में थे। यस सर। अच्छा तो सर वो उसे और अलग से कुछ नंबर भेजेगा 5 आंसर। में कोई मिस्टेक भी थी। अच्छा अच्छा, तो ये तो आंसर अलग से भेजे जी। ये तो आपके ऑफिस की चीज है। ठीक है, मैं बता दूंगा उनको, एक बार उनसे आप बता दिया करिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो है वही करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उनके मैं बता दूंगा एक बार।
सर आप एमसीक्यूज करवाएं ना प्लीज। एमसीक्यूज में करवाऊं तो आपका टेस्ट हो तो रहा है, वीकली टेस्ट नहीं हो रहा आपका? सर बट अभी आप तो टेस्ट पेपर एक्सप्लेन बनाया करके था मैंने। करोगे ना। क्यों भाई? इंग्लिश इंग्लिश से सर समझ में थोड़ा कम आता है, इसी वजह से बोले एक्सप्लेन करके समझाएंगे तो मजा आएगा। इंग्लिश कम आती है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो एक काम ये कर सकते हैं कि एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया करें, जो टेस्ट में आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस कर लें, ठीक है? तब तो हो जाएगा काम। यस सर, बट टेस्ट में नंबर भी कम आ जाते हैं। अब ये तो मैनेज करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो एंट्रेंस भी होगा, ठीक है? एंट्रेंस से पहले पहले तो सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा भाई। एंट्रेंस में हिंदी मीडियम देता है तो हिंदी मीडियम आप कब तक पढ़ते रहोगे ये बताओ? ठीक है चलो, आपने एंट्रेंस क्या करते सर, 10th बिहार बोर्ड। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने चलो एंट्रेंस निकाल लिया, उसके बाद तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। करेंगे सर। फिर 11th 12th तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ोगे नहीं? नो सर। नो। फिर हम भी आए थे एमयू में, हमारा भी एंट्रेंस हुआ था, हमारे साथ भी हिंदी मीडियम के बच्चे थे, ठीक है? हमने भी देखा है वो किस तरीके से मेहनत करते थे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, पूरा एक एक वर्ड वो पूरा अपनी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके रखते थे, एक एक वर्ड हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखते थे, जब भी कोई चीज पढ़ती थी फौरन कंसल्ट करते थे उसको। तो मेहनत बहुत की उन लोगों ने, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सभी लोग मेहनत करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। सर आप किस तरह से एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे, कैसे तैयारी की? मेरा तो देखो, मेरा तो 9th में हुआ था एमयू में, जब मैं आया था तो उसके बाद तो मैं इंटरनली हो गया, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का डिस्कस करने का, ठीक है? ओ सर। क्लास 8 तक तो हर जगह इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग 1 से ही हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। देखिए भाई, अगर आप हैं हिंदी मीडियम के, ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ना ही होगा, हिंदी मीडियम आगे तो है नहीं। आपने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कर ली हिंदी मीडियम में। कर रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है? इंडिया में है? बताएं भाई, इंडिया में है ना? खाली हमेशा इंडिया में ही थोड़ी रहेंगे आप, इंडिया के बाहर भी निकलेंगे, तरक्की करेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना भाई, ये तो आपकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। तो मेहनत से ना बचें और कोई शॉर्टकट ना ढूंढें, ठीक है? मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी एट द एंड, और मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप अपना मीडियम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? मेहनत करना शुरू कर दें अभी से। चलिए भाई, आज की क्लास में कोई और डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं है भाई? नो सर। नो चलिए, सर। आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।